हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास सिक्स और 7th का आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ये क्लास 8 का ज्योग्राफी हो रहा है और हिस्ट्री भी आपका कंप्लीट हो रहा है। सेकंड चैप्टर उसका भी और ज्योग्राफी का भी आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। तो देखिए, तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। उसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मात्रा मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी वह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उनका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उसका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए विस्तृत घास के मैदान पर स्थित था। वह नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। उसके बाद है मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो देखिए, क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भाग पर या तो विरल जनसंख्या है या फिर वो निर्जन होती है। उसके बाद देखिए, भूमि क्या है। तो देखिए, भूमि है सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। पृष्ठभूमि के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं है, इस थोड़े से क्षेत्रफल के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं होते हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाकांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं संघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल तथा निर्जन होते हैं। उर्वरक मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के संघन बसे क्षेत्र में से है। उसके बाद है आपका भूमि उपयोग क्या है। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवार की भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। तो देखिए, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इनका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट तथा औषधि बूटियों को इकट्ठा करना। इस समुदाय भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। उसके बाद है जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों में सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बनते हैं। तो ये आपको कुछ फिगर दिखाए गए यानी फोटो दिखाए गए। देखिए, पहली आकृति जो पहली फोटो है उसमें क्या दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पे झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ पे किसान हल चला रहा है या किसान जा रहा है सड़कों पर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ पौधे। और सेकंड में आपका देखिए, सेकंड में क्या हो रहा है कि जो सड़कें हैं वो चौड़ी हो रही हैं। फसलों की जो बुआई है वो कम होती जा रही है। ये झोपड़ी की जगह आप मकान बनने लगे हैं। पैदल चलने की जगह पे आपको ट्रैक्टर, ट्राली सब दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ तीसरे पे आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये अब शहर बन चुका है। और चौथे में आपको औद्योगिकरण का साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद है आपका भूमि संरक्षण का
भूमि संसाधन का संरक्षण, यानी भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे होता है? तो बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश होता है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो जाता है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। उसके बाद है आपका मृदा यानी मिट्टी। मिट्टी कैसी होती है? तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। भूमि से निकटता से जुड़ी होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ, उसके बाद देखिए, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। या अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो ऊपर देखिए, ये वाला हमने छोड़ दिया था, ये वाला हम पढ़ लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो भूस्खलन क्या होता है? तो देखिए, भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यहाँ नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता की अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और तथा चिंता का एक मुख्य विषय बन जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया भूस्खलन का, ठीक है। उसके बाद है एक वस्तुस्थिति अध्ययन, यानी एक वस्तुस्थिति अध्ययन से क्या पता चलता है? हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति हुई। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। उसके बाद है न्यूनीकरण क्रियाविधि। न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या है? तो वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास में हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं और उनका प्रबंध कैसे होता है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्नलिखित हैं, जो कि पहला है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर उसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। उसके बाद है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। ये जो है, ये प्रतिधारी दीवार आपको दिखाई गई है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। उसके बाद है सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वय किए गए हैं। उसके बाद है आपका, देखिए, यह आपको मृदा परिच्छेदिका का चित्र दिखाया गया। तो देखिए, ऊपर वाला जो होता है वो ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है। दूसरा जो होता है लेयर वो आपका होता है बालू, गाद, कल्ले के साथ उप मृदा होती है। और तीसरी जो लेयर होती है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ होते हैं। और चौथी जो लेयर होती है वो जनक चट्टानें होती हैं। अब देखिए, अपक्षय क्या होता है? तो तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य की क्रियाकलाप द्वारा अनिवार्जित शैलों का टूटना और क्षय होना कहलाता है। उसके बाद देखिए, आपको मृदा बताई गई है। मृदा क्या है? तो देखिए, मृदा के कैसे कैसे उपयोग होते हैं। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, तो देखिए कौन कौन से कारक है। तो ये है जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, परागत्या को निर्धारित करती है। और दूसरा है आपका जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। उसके बाद उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। उसके बाद वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। उसके बाद देखिए आपका, उसके बाद है मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के क्या क्या कारक है? तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक, सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद है आपका मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा के निम्नीकरण के और संरक्षण के क्या उपाय हैं? तो मृदा अपरदन और तीक्ष्णता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। पहली है मल्च बनाना। मल्च बनाना क्या होता है? पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है।
जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। उसके बाद है आपका वेदिका फॉर्म। वेदिका फॉर्म क्या है? तो वेदिका फॉर्म यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये वेदिका फॉर्म है आपका। तो वेदिका फॉर्म चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका त्रिभ ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि स्पर्श सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। उसके बाद है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई क्या होती है? तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया समोच्च रेखीय जुताई दूसरे चित्र में। तो देखिए ये क्या होती है, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। उसके बाद है आपका रक्षक मेखला। रक्षक मेखला क्या होता है? ये तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। उसके बाद है आपका समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। क्या होती हैं? तो समोच्च रेखीय रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल इकट्ठा करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। उसके बाद आपको क्रियाकलाप करना है, यानी आपको क्या करना है, एक ही आकार की अबद्ध 2 ट्रे लेने हैं। उसमें ट्रे में 6 छेद बनाने हैं, उन्हें बराबर मात्रा में मिट्टी से भर देना और ट्रे में मृदा को खाली छोड़ दीजिए। जबकि दूसरी ट्रे में आपको गेहूं और चावल के दाने डालने हैं। बाद में बर्ड ट्रे के यानी दूसरी ट्रे के दाने पर उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं और दोनों ट्रेयों को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हों। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक और से मग से पानी डालना शुरू कीजिए और दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकित जल को 2 अलग अलग डब्बों में इकट्ठा कीजिए। यानी ये जो डब्बा है इसमें इकट्ठा करना है आपको पानी को, और प्रत्येक ट्रे से उसकी मृदा आप देखेंगे कि उस प्रत्येक ट्रे से उसकी मृदा बह चुकी है। अब देखिए चट्टान बांध। चट्टान बांध क्या होता है? यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हुए मृदा क्षति को रोकते हैं। उसके बाद है बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। अब देखिए, क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितनी हुई थी? 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। उसके बाद है आपका जल क्या है? जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त होता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी के सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठ जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। उसके बाद है आपका, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों का में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि जल चक्र कहते हैं, मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी उपयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने तथा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर होता है। उसके बाद है जल उपलब्धता की समस्याएं, यानी जल उपलब्धता की क्या क्या समस्याएं हैं? तो देखिए, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, उसमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। उसके बाद है आपका जल संसाधनों का संरक्षण। तो जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। क्षीण होती संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। और देखिए, ये आपका एक चित्र दिखाया गया, यमुना नदी वाहित मल औद्योगिक यानी वही स्त्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। यानी जो यमुना नदी है वो कचरे के कारण और जो कारखानों का जो गंदा पानी है उसके कारण क्या हो रहा है, ये प्रदूषित हो रही है। उसके बाद है आपका
यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। अशोधित तथा या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व वही स्राव को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को संचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना चाहिए। अधिक प्रभावशाली विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टिपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद है आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन कैसे हैं। तो स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भागों से इकट्ठा की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाकर उत्साह से पूछा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, ये जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देख सकते हैं? ये बेत और बांस की बनी हुई थी। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसे रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी, यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त होता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उसके बाद है आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। उसके बाद है इस जीवन से आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं, हमें फल, लैक्टेक्स, टारपीन का तेल, गोंद, औषधि, पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उसमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट तथा जलीय जीव रूप आते हैं। इसमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है, अपघटकों के रूप में कार्य करते हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या अथवा छोटे, सभी परितंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य होते हैं। उसके बाद है आपका प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, यानी प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे होता है। तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर होती है। विश्व के वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कि वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। तो देखिए, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं, उसमें विश्व के घास तलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ, गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और क्या होती हैं, मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों को तुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। उसके बाद है आपका पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे उस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों, विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो गया। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता होती है। उसके बाद है आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे होगा। वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटपन हो गई हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं।
वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकृत शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिसमें कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों में एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निकाय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक होते हैं। उसके बाद देखिए आपका यदि प्रजातियों के सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल मचा दी है। अनेक पक्षी और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में ले जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विभिन्न जातियों के निवास का अवलोकन। अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CRTES के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की गई। इन सूचियों में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य होता है। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाथियों का झुंड है। यह हाथियों का झुंड आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिल जाएगा देखने को। और देखिए शब्दावली में दिया गया जैव मंडल नीचे। ये क्या होता है, ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसमें संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो देखिए उसके बाद ये आपका लेसन आज 2 कंप्लीट हो गया, यानी क्लास 8 का आपका लेसन 2 कंप्लीट हो गया है ज्योग्राफी का। कल आपका लेसन 3 होगा, यानी 2 कंप्लीट और 3 आपका कल करवाया जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।